दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑन सेक्शन 162 और इस एपिसोड में हालांकि ये बहुत छोटा एपिसोड होने वाला है क्योंकि एपिसोड 1 और 2 काफ़ी बड़े हो गए तो ज़्यादातर उसमें कवर हो चुका है। इस एपिसोड में हम जो बाकी अभी हमारा डिस्कशन बचा है सेक्शन 162 में वो मेनली कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स और ओमिशन क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स, मेनली तो यही बचा है। ठीक है, और इसको करते हैं अब हम। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना चाहिए चीज़ों को, तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं यार। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ अगर बचा है बीच में तो वो भी कवर हो जाएगा। देखिए क्या कहानी देखी हमने ये कहा कि सेक्शन 162 क्या करता है। सेक्शन 162 सबसे पहले मैं बात कर रहा है किसके बारे में, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि पुलिस ऑफिसर को दी है और कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दी है। इस स्टेटमेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, दो चीज 162 कह रहा है। पहली बात, भैया ये जो स्टेटमेंट है, इफ इट इज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग तो ये साइन नहीं होगी, शैल नॉट बी साइंड बाय द पर्सन हु स्टेटमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। ठीक है, ये तो हो गई पहली। और दूसरी ये बात कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है या इसका कोई रिकॉर्ड आपने ले लिया, इसको रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लिया है, तो उस स्टेटमेंट का किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। नो यूज फॉर एनी पर्पस इन द इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जिस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन में वो स्टेटमेंट आई है उस ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल में इस स्टेटमेंट का यूज नहीं हो सकता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन साथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दे दिए कि भाई कुछ कंडीशंस हैं जब इस स्टेटमेंट का जो कि पुलिस को दी गई है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो इन्होंने कहां पे दिया, 162 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन में। और क्या कहा, भैया जो ये पिछली स्टेटमेंट है ना जो पुलिस को दे रखी है, इसका इस्तेमाल हो सकता है किसके लिए, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है आज डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कॉन्ट्राडिक्शन कौन कर सकता है। क्या सभी को पावर दे दी, क्या प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है या सिर्फ डिफेंस करेगा। तो सेक्शन 162 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन में बताया कि नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करेगा। और अगर प्रोसिक्यूशन को करना है तो उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इसकी कुछ कंडीशंस भी लगा दी, वो कंडीशन होंगी तब ये कॉन्ट्राडिक्शन अलाउ होगा। ऐसा नहीं कि हर केस में कॉन्ट्राडिक्शन अलाउ कर देंगे। क्या क्या कंडीशन लगाई गई, कंडीशन ये लगाई गई, पहली कंडीशन दैट द स्टेटमेंट इज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। ये जो स्टेटमेंट है जो कि पुलिस को दी है ये राइटिंग में होनी चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए किया जा सकता है। दूसरा, ये तभी किया जा सकता है कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल जब हम किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस को। जिस व्यक्ति की स्टेटमेंट पुलिस के सामने है वो व्यक्ति प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आया है। मतलब मान लीजिए ए ने पुलिस को स्टेटमेंट दी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, और मिस्टर ए को कौन लेके आया है विटनेस बॉक्स में, प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये दिस इज कंडीशन नंबर 2। एंड नाउ कमिंग टू, ओके थोड़ा सा मिस हो गया, हाँ जी। नाउ कमिंग टू कंडीशन नंबर 3, मिस हो गया, स्क्रीन पे नहीं आया शायद। ठीक है, आप इसको चेक कर लेना। मैं ये कह रहा था कि पहली कंडीशन इज स्टेटमेंट एंड सेकंड कंडीशन इज प्रोसिक्यूशन विटनेस होना चाहिए वो। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन इज इट इज ड्यूली प्रूव्ड, द स्टेटमेंट इज ड्यूली प्रूव्ड कि हाँ भैया स्टेटमेंट इसने दी थी। ठीक है, ये जब 3 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो भैया कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। कौन कर सकता है, डिफेंस कर सकता है और प्रोसिक्यूशन कर सकता है। लेकिन प्रोसिक्यूशन कब कर सकता है, जब उसे कोर्ट की परमिशन मिले। कोर्ट कब परमिशन देगा, चलिए इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। हुआ क्या कि ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दी, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दी। मान लीजिए 161 की स्टेटमेंट दी है। 161 में जब पुलिस ने उनके बयान लिए तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपनी आंखों से देखा कि सी ने डी को गोली मारी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड कर ली।
और जैसा 162 का कहना है इसको साइन नहीं किया जा सकता, तो साइन नहीं किया गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये मिस्टर ए को प्रोसिक्यूशन लेके आता है कोर्ट में गवाही देने के लिए कि भाई ठीक है, तूने हमें तो स्टेटमेंट दे दी, अब एक तेरे को गवाही कोर्ट में जज साहब के सामने भी देनी है। अब जब ये जज साहब के सामने आता है ए, तो जज साहब के सामने ये बोलता है, जब इसका एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है, एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, जब एग्जामिनेशन उस पार्टी द्वारा किया जाता है जिस पार्टी ने उस एविडेंस को, उस विटनेस को बुलाया है। तो इसको किसने बुलाया, प्रोसिक्यूशन ने बुलाया, तो प्रोसिक्यूशन इसका एग्जामिनेशन चीफ करेगा, उससे सवाल पूछेगा, एग्जामिन करेगा कोर्ट के सामने। तो जब ये एग्जामिन कर रहा है, तो एग्जामिनेशन इन चीफ में ये भला आदमी कहता है कि भैया ई ने, पहले क्या कह रहा था, सी ने डी को मारा है, अब ये कह रहा है ई ने डी को मारा है। ठीक है, तो अब इसने स्टेटमेंट बदल ली, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। भैया प्रोसिक्यूशन तो फंस गया, प्रोसिक्यूशन तो सोच रहा था ये एक अहम विटनेस है, तो क्या प्रोसिक्यूशन इसको इसका पुराना स्टेटमेंट दिखा के कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है? क्या प्रोसिक्यूशन ये कह सकता है कि देख तूने तब तो ये कहा था भाई, तेरे ये बयान रहे, स्टेटमेंट इसने रिकॉर्ड की है पुलिस ने, देख तूने ये कहा कि सी ने डी को मारा है, अब तू कह रहा है ई ने डी को मारा है। आंसर इज नो, वो नहीं इस्तेमाल कर सकता। प्रोसिक्यूशन उस पुरानी स्टेटमेंट का जो कि पुलिस को दी गई है नहीं इस्तेमाल कर सकता। कब इस्तेमाल कर सकता है? जब इस्तेमाल कर सकता है जब वो कोर्ट की परमिशन ले ले। तो ऐसा नहीं कि वो सीधा इस्तेमाल कर लेगा, उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और कोर्ट कब कन्विंस्ड होगा, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि भैया कोर्ट कन्विंस्ड है भी या नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है, प्रोसिक्यूशन को कोर्ट सिर्फ और सिर्फ तब अलाउ करेगा जब उसका जो विटनेस था वो हॉस्टाइल हो गया हो। हॉस्टाइल होने का मतलब क्या होता है कि वो अपनी बात से मुकर गया हो। ठीक है जी, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हम चलते हैं, अच्छा इसमें एक बात और हमने कही है, इसमें हमने ये कहा है कि ओके देखिए क्या होता है, ध्यान से देखना समझ में आएगा। ये स्टेटमेंट का पर्चा अपना, ये पुलिस के सामने उसने स्टेटमेंट दिया जिसको कि हमने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, मैंने पिछली क्लासेस में ही बताया लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं बिकॉज दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या होता है, ये स्टेटमेंट दिया मिस्टर ए ने, ये पुलिस के सामने स्टेटमेंट दे दी और इस ए को प्रोसिक्यूशन लेके आता है एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस। तो इसका एग्जामिनेशन चीफ हुआ। एग्जामिनेशन इन चीफ होने के बाद एग्जामिनेशन इन चीफ में यह कोई ऐसी बात कहता है जो मान लीजिए इस वाले पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और एग्जामिनेशन चीफ में कुछ कहता है, मान लीजिए ये बात इसने की, कुछ भी मान लीजिए यार, अब ये वाली बात और ये वाली बात आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन, इस वाले पार्ट में पूरी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, पूरी स्टेटमेंट इसकी ठीक है, लेकिन उस स्टेटमेंट का एक पार्ट जो है वो इसकी कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब डिफेंस क्या करेगा? डिफेंस इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेगा, इस पूरे स्टेटमेंट को नहीं, सिर्फ इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके ये कहेगा देख भाई तूने ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसको ये दिखाएगा और उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि जनाब देखो अभी ये कुछ बोल रहा है और इस बारे में इसने पहले कुछ बोला हुआ है। बाकी मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बाकी सब स्टेटमेंट सेम है लेकिन ये वाली स्टेटमेंट इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी। अब क्या होगा, देखिए पहले इसका एग्जामिनेशन चीफ हुआ था, फिर इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ जिसमें कि ये कॉन्ट्राडिक्ट किया गया। अब क्या होगा, दोबारा से री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन क्या है, आई होप आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की चीजें याद हैं। उसमें क्या होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में री एग्जामिनेशन, पहले जो पार्टी बुला के लेके आई है वो एग्जामिन करेगी जिसको हम एग्जामिनेशन चीफ कहते हैं, उसके बाद ऑपोजिट पार्टी करती है एग्जामिन विटनेस को जिसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, और उसके बाद एक मौका और दिया जाता है उस पार्टी को जो पार्टी उसको लेके आई है, अगर कोई नई बात क्रॉस एग्जामिनेशन में आती है तो उसके संबंध में सवाल पूछने के लिए उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। तो री एग्जामिनेशन में भी वही पार्टी सवाल पूछती है जो विटनेस को लेकर आई है। तो कौन लेकर आया, प्रोसिक्यूशन लेके आया। ठीक है, प्रोसिक्यूशन यहां पर अब सवाल पूछेगा। अब जब प्रोसिक्यूशन सवाल पूछेगा तो वैसे तो प्रोसिक्यूशन इन स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन सेक्शन 162
ये कहता है कि भैया अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो गया किसी पार्ट से, तो प्रोसिक्यूशन उस स्टेटमेंट के बाकी पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है कोर्ट को यह बताने के लिए कि भैया जो ये कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोसिक्यूशन बाकी स्टेटमेंट्स का उपयोग कर सकता है। ये बात कहां दी गई है, मार्क कराता हूं, खोलिए अपना बेरेक्ट, निकालिए 162, देखिए जी, प्रोविजो 162 के प्रोविजो 1 की लास्ट लाइंस देखिए, एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज सो यूज्ड, सच स्टेटमेंट इज सो यूज मतलब जब उस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए आपने यूज किया, ठीक है, एनी पार्ट देयर ऑफ में ऑल्सो बी यूज इन द री एग्जामिनेशन ऑन सच विटनेस। तो भैया अगर कोई पार्ट आपने कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर लिया तो उसके बाद कोई दूसरा पार्ट या कोई भी पार्ट री एग्जामिनेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द पर्पस, सिर्फ एक पर्पस के लिए, ऐसे नहीं कि वो रैंडमली यूज कर लेंगे, बट फॉर द पर्पस ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर्ड टू इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कॉन्ट्रडिक्शन आया है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोसिक्यूशन कोर्ट को ये कहता है कि जनाब जो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मुझे आप उस स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा इस्तेमाल करने दीजिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो बाकी पार्ट्स भी इस स्टेटमेंट के इस्तेमाल हो सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अगले मुद्दे पे। देखिए हमने बार बार एक चीज कही कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, ठीक है, और किसी भी चीज के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और साथ में सवाल यह भी उठा भैया क्या ओमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हमने कहा भैया ओमिशन के लिए इस्तेमाल किया तो जा सकता है लेकिन सिर्फ तब किया जा सकता है व्हेन ओमिशन इज सिग्निफिकेंट, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं। तो अब हमारा लास्ट काम क्या बचा है, हम पहले तो यह समझे कि कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है, हालांकि हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं दोबारा कर रहा हूं। ओमिशन का मतलब क्या है, ओमिशन सिग्निफिकेंट हो इसका मतलब क्या है, और सिग्निफिकेंट होगी तो क्या उसको कॉन्ट्रडिक्शन मान के प्रीवियस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है। When there is inconsistency, please listen to my words carefully. When there is inconsistency in the statement made to the police in the course of investigation and statement made in evidence to the court, ये statement 1, this is statement 1 and this is statement 2, इन दोनों statements के बीच में जब inconsistency होगी तब ये contradiction बोला जाएगा। Inconsistency का क्या मतलब है कि भैया ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल्स दूंगा मैं आपको, ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है इनकंसिस्टेंसी, और को एग्जिस्ट एक साथ नहीं कर सकती, या तो स्टेटमेंट 1 एग्जिस्ट करेगी या स्टेटमेंट 2 एग्जिस्ट करेगी। ऐसा नहीं कि ये भी ठीक ये भी ठीक, या तो यहां पे झूठ बोला है या यहां पे झूठ बोला है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं ओमिशन। जैसा वर्ड लग रहा है आपको, ओमिशन का क्या मतलब होता है, ओमिशन का मतलब आपने कुछ स्किप कर दिया, आपने कुछ ओमिट कर दिया। ठीक है, तो एक ऐसा फैक्ट विच यू हैव ब्रॉट इन एविडेंस इन द एग्जामिनेशन इन चीफ बट यू हैव ओमिटेड इन द स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस। आप एग्जामिनेशन इन चीफ में तो उस फैक्ट को बोल रहे हो, लेकिन जब आपने पुलिस को स्टेटमेंट दी थी उस स्टेटमेंट में वो फैक्ट आपने नहीं बोला, ओमिट कर दिया। अब मैं देता हूं आपको एग्जांपल्स, और एग्जांपल से आपकी सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन एग्जांपल देने से पहले एक केस का साइटेशन आप लिख लीजिए, और जब भी आप सेक्शन 162 की बात करें, आप कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें, आप ओमिशन की बात करें, तो इस केस का जिक्र आपको जरूर करना है। केस का नाम है तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी
साइटेशन है AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट 1012 1959। ठीक है, ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्शन ओमिशन के मुद्दे पर बहुत बड़ी बहस को सुना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। हमारे लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए थे कॉन्ट्राडिक्शन को समझाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फाइनल किया था कि व्हेन द ओमिशन इज सिग्निफिकेंट, व्हेन द ओमिशन इज मटेरियल, दैट ओमिशन विल बी अ कॉन्ट्राडिक्शन, एंड फॉर दैट कॉन्ट्राडिक्शन statement made to the police officer in the course of investigation can be used, and section 162 will not bar the use of such statement। ठीक है जी, तो क्या क्या एग्जांपल दिए थे इसमें? मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब बता दिया, ओमिशन का बता दिया, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन का। कॉन्ट्राडिक्शन का मैं क्या कह रहा हूं कि भैया दो फैक्ट को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट, कौन कौन से फैक्ट? वो स्टेटमेंट जो उसने पुलिस को दिए और वो स्टेटमेंट जो वो कोर्ट को दे रहा है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, अब आप देखिए, ये मिस्टर ए हैं, ये पुलिस को स्टेटमेंट देते हैं ये पुलिस को क्या स्टेटमेंट देते हैं? पुलिस को स्टेटमेंट देते हैं कि ए ने बी को स्टैब किया और स्टैब करने के बाद ही रैन अवे टू द नॉर्थ। ये पुलिस को दिए स्टेटमेंट, इसको हम स्टेटमेंट 1 बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसी व्यक्ति ने, इसी विटनेस ने प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के ये कोर्ट में आया है और अब ये स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट नंबर 2 विच इज गिवन इन द कोर्ट। इसमें ये कहते हैं ए ने बी को स्टैब किया, उसके बाद ही रैन टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, अब देखिए दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये दोनों स्टेटमेंट कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती यार, भाई दोनों में से एक ही तो ठीक होगी ना, या तो वो नॉर्थ की तरफ भागा या वो साउथ की तरफ भागा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो नॉर्थ की तरफ भी भागे और साउथ की तरफ भी भागे। तो ये क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन व्हेन टू स्टेटमेंट्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट। भाई आइदर ऑफ देम इज फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल 2 पे। ए जो हैं वो पुलिस के सामने स्टेटमेंट देते हैं। ए ने सॉरी ये ए, भाई ये मिक्स कर दिया मैंने, इसको आप सी कर लेना, सॉरी सी। जो पुराना एग्जांपल था ना, गवाही ए दे रहा है, ए कह रहा है कि सी ने बी को मारा और वो नॉर्थ की तरफ भाग गया, दूसरे में कह रहा है सी ने बी को मारा और वो साउथ की तरफ भाग गया। ठीक है, तो ए क्या गवाही दे रहा है? ए कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने बी को गोली मारी है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन था, वो उसको नहीं जानता, वो उसको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसने ये देखा कि हाँ जी वो डार्क कॉम्प्लेक्शन व्यक्ति था। ए जब कोर्ट के सामने गवाही देने के लिए आया प्रोसिक्यूशन विटनेस बनके, तो इसने कहा बी को जिसने गोली मारी है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन था। अब देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, वो पुलिस स्टेटमेंट में कुछ कह रहा है, कोर्ट में कुछ कह रहा है, और ये दोनों स्टेटमेंट साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ऐसे में क्या करते हैं? अक्यूज जो है, जो डिफेंस लॉयर है, वो पुलिस को दी गई स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकता है, उस पे 162 का बार नहीं होगा, और इस्तेमाल करके वो ये कहेगा कि भैया आपने पहले तो ये स्टेटमेंट दी थी, अब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको उस बात पे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। अब आ जाइए आप तीसरे एग्जाम्पल पे, देखिए थर्ड एग्जाम्पल। ए जो है वो पुलिस के सामने स्टेटमेंट देते हैं कि बी एंड सी किल्ड या स्टैब्ड डी टू डेथ। ठीक है, और भैया ए कोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं, सॉरी, इसको रिवर्स करते हैं। कोर्ट में पुलिस स्टेटमेंट में इसने कहा है कि सिर्फ बी ने डी को चाकू मारा। ठीक है, बी ने डी को चाकू मारा, और जो कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें वो क्या कह रहा है? बी एंड सी दोनों ने मिलकर डी को चाकू मारा। अब देखिए ये जो सी है
इसका जिक्र यहां वाली स्टेटमेंट में तो नहीं है, पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी थी। अब जब कोर्ट में वो स्टेटमेंट दे रहा है तो वो दोबारा से वो किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। लेकिन जब पुलिस के सामने उसने स्टेटमेंट दी तो वो सी का कोई जिक्र नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ओमिशन। व्हेन ही ओमिटेड और ही एक्सक्लूडेड एनी फैक्ट, जो फैक्ट उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में कहा है वो फैक्ट उसने यहां पे एक्सक्लूड कर रखा है, उसको ओमिट कर रखा है, तो ये क्या हो गया, ओमिशन हो गया। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब हम देखते हैं कि ओमिशन मटेरियल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब ओमिशन मटेरियल होगा तभी वो कॉन्ट्राडिक्शन माना जाएगा और तभी उस ओमिशन के लिए हम 162 का बार हटाएंगे और पुरानी स्टेटमेंट जो कि पुलिस को दी गई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, एक बार तो ये कह रहा है बी और सी ने डी को मारा और एक बार कह रहा है सिर्फ बी ने मारा। तो यहां पर ओनली वर्ड, हालांकि इसने ओनली लिखा नहीं हुआ, बोला नहीं हुआ, लेकिन हम इंप्लाई करेंगे अगर सिर्फ बी का नाम दे रहा है तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि सिर्फ बी ने मारा है। ठीक है, क्योंकि यहां पे बोल रहा है बी और सी ने मारा है, तो इसका मतलब ये यहां पे इंप्लाई कर सकते हैं कि बी ने ही सिर्फ उसको मारा है। लेकिन दिस इज समथिंग मटेरियल, ये जो ओमिशन है ये मटेरियल ओमिशन है, दिस इज सिग्निफिकेंट ओमिशन। इस ओमिशन से कल्पेबिलिटी लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट ओमिशन। ठीक है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट ओमिशन मानेंगे और क्योंकि ये सिग्निफिकेंट और मटेरियल ओमिशन है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होगी और कॉन्ट्रडिक्शन होगी तो भैया 162 का बार हट जाएगा और इस व्यक्ति को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए हम पुरानी स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल। ए ने कहा पुरानी स्टेटमेंट में कि भाई बी ने सी को मारा, ठीक है, इसने इसको चाकू मारा एंड स्टैब टू डेथ। जब यही व्यक्ति कोर्ट में आता है तो ये कहता है बी ने पहले स्लैप किया और फिर चाकू मारा। तो यहां पे तो स्लैप का कोई जिक्र ही नहीं था, जो पुलिस स्टेटमेंट दी गई है उसमें तो स्लैप का कोई जिक्र ही नहीं था। तो अगर स्लैप का जिक्र नहीं था तो ये ओमिशन हो गया। भाई एक फैक्ट जो वो कोर्ट के सामने बोल रहा है वो फैक्ट उसने पुलिस स्टेटमेंट में नहीं बोला, दिस इज ओमिशन ना। लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या ये सिग्निफिकेंट ओमिशन है या ये मटेरियल ओमिशन है। द आंसर इज ये सिग्निफिकेंट या मटेरियल ओमिशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर स्लैप का जो फैक्ट है उससे केस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें, इस बात से प्रभाव पड़ रहा था कि भाई वहां पर बी और सी थे या सिर्फ बी अकेला था, ये तो केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसलिए ये मटेरियल ओमिशन है। लेकिन ये जो फैक्ट है कि यार थप्पड़ मारा या नहीं मारा चाकू मारने से पहले, ये इतना मटेरियल ओमिशन नहीं है। और अगर ये मटेरियल ओमिशन नहीं है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्राडिक्शन और सेक्शन 162 का बार इस पर रहेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर and with this example we finish our lecture on section 162. Section 162 is complete from my side. अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।